अस्सलाम वालेकुम। एक खौफनाक और परेशान कुन स्टोरी है मेरी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे मकान पे कब्जा हुआ। फेज 8 का मकान था, 500 गज का, मेरे और मेरे वालिद साहब के नाम पे था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो खाली हो चुका है और बेच भी चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से परेशानियों से। इसीलिए आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई और अल्लाह ने हमें कहाँ कहाँ से निकाला और कहाँ कहाँ मदद की। शायद हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। फेज 8 का मकान था, 3,60,000 रुपये किराए पे दिया। जिनको किराए पे दिया कारोबारी शख्सियत थी, दिल्ली वाले लोग थे, खानदानी लोग थे, देखभाल के जो कारोबार करते थे उनसे लिया और जो पैसे किराए पे लिखे थे उसी का एग्रीमेंट किया, वही वाइट शो किया एफबीआर में भी। इस मामले में हमने 2 नंबरी नहीं की, लेकिन अक्सर लोग इस मामले में 2 नंबरियां कर देते हैं। वो शख्स जिसने हमारे मकान पे कब्जा किया और फिर बाद में अदालत के जरिए खाली करवाया उससे, उस मकान ने आज हमें पता चला है कि फिर दोबारा जाके लाहौर में किसी फैक्ट्री में कब्जा कर लिया है और वहां पे फिर दोबारा से साल 1.5 साल हो चुका है, वहां किराया नहीं दिया। और फिर उस किराएदार ने गलती ये की है कि अगर 2,20,000 रुपये में किराए पे अगर उसने वो फैक्ट्री किराए पे ली है तो उसने 1 लाख के करीब शो किया हुआ है, तो वहां पे वो फंसा हुआ है। लेकिन बहरहाल हुआ क्या, हुआ ये कि हम पहली दफा इस काम में आए थे। बेशक मेरा कारोबार और मेरा ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी से, लेकिन ये मामला हमारे लिए पहला था और हमसे जितने भी लोग थे, हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस था। जैसे हमारा एक अपना एक्सपीरियंस था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। किराएदार को मकान दिया, 11 महीने का एडवांस पे बात हुई, 6 महीने का पे ऑर्डर बन गया, 5 महीने के चेक ले लिए। सब चीजें रूटीन में चलती रही, नाम के चेक्स थे। चेक वक्तन फवक्तन फेल होते रहे, फिर उसके बाद वक्तन फवक्तन क्लियर होते रहे। 13-14 महीने के बाद जाके तकरीबन पिछले 11 महीने के रेंट जो है वो क्लियर हुआ। बहुत परेशानी में रहा, हर चेक उसने 2 महीने के बाद जाके क्लियर करवाता था, लेकिन क्लियर करवा देता था। ये किस्सा चला तकरीबन 14 महीने तक और फिर उसके बाद किराया आना बंद हो गया। जो उसने चेक मुझे दिए वो बाउंस होते रहे, वो चेक बाउंस मैंने संभाल के रख लिए। उसके बाद सेटलमेंट के तौर पे उसने फिर दोबारा हमें चेक दी, इसमें से हमने कुछ चेक बाउंस करवा लिए। उसके बाद बकाया चेक जो आगे की डेट के थे वो हमने ना डाले, ना हमने उसकी बाकी के। हमने कहा भाई ये जब ये पहले के चेक क्लियर होंगे तो हम आगे वाले चेक डालेंगे, वो भी बाउंस हो जाएंगे, उसके डालने का फायदा ही नहीं। तो बहरहाल वो चेक हमने बाउंस नहीं करवाया, जो कि हमारी गलती थी। वो भी चेक हमें बाउंस करवा लेने चाहिए थे। बहरहाल हमने केस किया कोर्ट में। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से हमें बहुत अच्छे वकील मिले। मेरे कज़न है इरफान भाई, कज़न के हस्बैंड, उन्होंने हमें बहुत अच्छे वकील दिए जो कि कंटोनमेंट में डीएचए के मकान खाली करने के लिहाज से एक बेहतरीन आदमी है। तारिक रोड में उनका ऑफिस है, तो वो मिले। फिर उसके बाद हमें सिटी कोर्ट का भी केस हुआ, वहाँ पर भी हमें अच्छा वकील मिल गया। और फिर सबसे बढ़कर मेरे वालिद साहब, जिनको अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी, और वो हर केस में सुबह 1 घंटे पहले अपनी पेशी से पहुंच जाया करते थे और जज से गुफ्तगू कर लिया करते थे। और अगली हर पेशी कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के टाइम पे उनको हर पेशी मिल जाया करती थी। लेकिन अगर वो ना जाते और मैं होता तो मैं ये लिख कर देने को तैयार हूँ, शायद मुझे 25-30 दिन और महीने भर की पेशी कम से कम नहीं मिलती। 15 दिन की पेशी अक्सर वो ले लिया करते थे और 10 दिन की पेशियाँ ले लिया करते थे। वो खुद जाते थे, वकील मना भी करता था, उसके बावजूद हर पेशी में मेरे वालिद साहब अपीयर होते थे। ये सिलसिला चलता रहा 6 महीने तक। हमें अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। डीएचए की कंटोनमेंट बोर्ड में हमने केस किया। वहाँ 6 से 8 महीने में, जब कोरोना का टाइम था, हम वो केस जीत गए। जब केस जीते तो हमें लगा कि शायद अब हमारा मकान खाली हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। वो केस गया सिटी कोर्ट में। सिटी कोर्ट में क्या किया, जब वो जो बात आपने तय की है कंटोनमेंट में, वही बात जाके अब आप सिटी कोर्ट में बताएंगे। अच्छा जी, सिटी कोर्ट में भी मेरे वालिद साहब हर 15 से 20 दिन और 25 दिन की पेशी पे जाते रहे और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि भाईजान प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, आप महीने भर की पेशी ना लें, आप 15-20 दिन में मुकम्मल कर लीजिए मामला। लेकिन वहाँ रिश्वतों का मामला चलता है तो कभी कभार 20 से 25 दिन लग ही जाते थे। लेकिन फिर भी वो भी मेरे वालिद साहब का कमाल था और उनकी हिम्मत थी कि वो बार बार जाते रहे। इसी दौरान हमसे हमारा जो किराएदार है वो इस बात पे बजिद था कि आप इस केस को ख़त्म करें और मुझसे सेटलमेंट कर लें। हमारी एक ही बात होती थी कि हमारा मकान खाली करें और हमें हमारा किराया दे दें। इस केस को करते करते हमने पूरा 1 साल लगाया। मतलब कि अगर 14 महीने तक हमारे पास किराया आया हुआ था, तो जब हम केस करने के लिए गए हम लेट हो गए बहुत ज़्यादा, जो कि हमें लेट नहीं करना चाहिए था। हमारे पास 1 साल का किराया ड्यू था। इट मीन्स कि अगला बंदा हमारे मकान पे 24 महीने से रह रहा था। 14 महीने के तो वो किराया दे ही चुका था, 10 महीने और ओवर ड्यू हो चुके थे। ये बात सोचते कि ये कहीं काश हमारा मकान खाली कर दे, शायद सेटलमेंट हो जाए और कोर्ट की केसेस हमें ना लड़ने पड़े। हमने इसमें बहुत टाइम ज़ाया किया, जबकि हमारी इसी वकील से गुफ्तगू हो चुकी है। उसने कहा था ये चीटर आदमी है, आप केस कर दीजिए।
जनाब इस मामले में हम आगे बढ़े और फिर हमने सिटी कोर्ट में केस किया। अल्हम्दुलिल्लाह केस हम वहां भी जीत गए। जब हम केस जीते तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम जो केस जीते हैं वो केस ये था कि हमारा मकान खाली करवाना है, क्योंकि मकान मेरे नाम पर था और दूसरा मकान जिस मकान में मैं रहता हूँ मेरे वाले साहब के नाम पे था। तो हमने मकान की ये बात डाली थी कि मुझे मकान में रहना है, मुझे ज़रूरत है। तो इस बात पे मकान के जो किराया था वो हमें नहीं मिलना था। अब सिटी कोर्ट में भी जाके हम केस जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या करें? पैसे जो 60 लाख रुपए हमारा किराया उसके ऊपर चढ़ चुका था, उसका क्या करें? 60 लाख रुपए किराया मीन्स आप समझे सिटी कोर्ट का भी केस लड़ते लड़ते 10 महीने तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। 6 महीने कंट्रोलमेंट का लड़े, फिर उसके बाद 6 महीने हम सिटी कोर्ट का लड़े। ऑलमोस्ट समझ लिया आप कि तकरीबन 24 महीने का हमारा किराया अगले के ऊपर जमा हो चुका था। बजट था ना देने के लिए। और फिर उसके बाद मीटिंग करता है बीच में कि आप कुछ पैसे ले लीजिए, मैं आपका मकान खाली कर दूं। मेरे वाले साहब बजट थे कि मकान तो मेरा अल्लाह दे ही देगा, मैंने हलाल की कमाई है, वो तो मिल ही जाएगा, उसकी मुझे फिक्र नहीं, बेटा जो किराया है ना वो दो मुझे दो। बहरहाल हो सकता है किसी न किसी जगह पे हम गलत हो, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी थी। सिटी कोर्ट से जब हम जीते केस तो वहां में फिर पता चला कि भाईजान जो आप केस जीते हैं इसका एक और केस होगा। वहां आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपने केस जीत लिया, अब आप पुलिस को बोलेंगे कि वो केस इसको अप्लाई करा है ना, तो मतलब हो सकता है शायद मेरे लफ्जों में बात हो, तो वो फिर एक और केस किया जो कि तकरीबन 2 महीने करीब चला। उससे पहले सिटी कोर्ट से पहले ये हाई कोर्ट पे चले गए केस करने के लिए। वो 2 से 3 पेशे पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो भी जीत गए, क्योंकि केस क्लियर था, एग्रीमेंट हुआ था, पैसे वो दे नहीं रहा था, चेक बाउंस हमारे पास थे, क्लियर मामला थे। अब बात कहाँ थी कि किराया नहीं दे रहा था अगला बंदा। 60 लाख के करीब किराया हो चुका था। फिर उसके बाद मेरे वाले साहब को अल्लाह ने हिम्मत दी भी थी, और इरफान जो मेरे कज़न का हस्बैंड है, अल्लाह ताला ने हमें उनके साथ भी रखा हुआ था, वो हमें वक्तन फवक्तन अच्छे से अच्छे मशवरे दे दिया करते थे। जिस वकील की मैं बात कर रहा हूँ वो उसने हमें मना कर दिया कि जो 6 महीने जो 6 चेक बाउंस हुए 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, उन चेक पे मैं केस ही लड़ूंगा। और असूलों पे चलने वाले लोग थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये केस तो मैं हार जाऊंगा, जो आपका चेक 6 महीने ज़्यादा बाउंस हो चुका है उस पर मैं केस ही लड़ूंगा, ये बनता ही नहीं है केस। लेकिन बहरहाल मेरे मार्केट का बंदा सुमैर, उसने मुझे मशवरा दिया कि भाई आप जाइए और केस होगा ही होगा, क्योंकि उसका भी क्यू शीट में मकान था, उस पर भी कब्जा हुआ था, तो उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर कटाई हुई थी, तो वहां से उनका भी मसला हल हुआ था। बहरहाल जो साहब हमारे मकान में रह रहे थे वो जनाब बहुत ऊंची चीज थी, पहुंची हुई चीज थी, हमें चीज का अंदाजा नहीं था, और हम हर बात पर डरते रहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मकान पे कब्जा ना कर ले, मकान की तोड़ फोड़ ना कर दे, मकान में परेशानी ना क्रिएट करे। ऐसी कंडीशन में हम डरते ही रहते थे कि पता नहीं क्या होगा। और अल्लाह ताला ने मेरे वाले साहब को हिम्मत दी, और जो चेक हमने बाउंस कराए हुए थे वो अलग अलग बैंक के चेक थे, अलग अलग अकाउंट में बाउंस कराए हुए थे। हर बैंक का जो जहां से बैंक चेक बाउंस हुआ था वो हर अलग अलग इलाके का था, तो अलग अलग थाना लगता था। पहले थाने में 10 से 12 लाख रुपए चेक जो बाउंस हुए हुए थे उनको रिप्रेजेंट किया, एफआईआर काटी। वो थाने वाले जो हमारे डीएचए का जो थाना है 32 सीट पे, वो थाने वाले हमारे मिल गए हमारे किराएदार के साथ मिलके। रातों रात मैं खड़ा रहता था कि कब किराएदार आएगा, मैं पुलिस वालों को बोलूंगा, इन्फॉर्म करूंगा, वो आएंगे और उसको पकड़ के ले जाएंगे। 3-4 दिन तक मामला चलता रहा, और फिर पता चला कि पुलिस वालों ने उनके साथ मिलके आपस में सेटलमेंट कर ली। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे वाले साहब ने कहा कोई टेंशन नहीं है, अब हम जाएंगे साइड एरिया में, वहाँ पे भी तो बाउंस कराया हुआ ना, वहाँ पे जाके एफआईआर कटवाएंगे। उन थाने वालों से बात की, उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट कर ली। अब क्या करें जनाब? अब अगले रिहान के मुताबिक हमने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए चेक बाउंस के चेक जो है वो कराए हुए थे, उसकी एफआईआर कटाई हुई थी। उनके जहन में ही नहीं था कि ये और भी चेक होंगे। बार अब जब वो चेक बाउंस हो जाते थे, सेटलमेंट हो जाती थी उनके जरिए, पुलिस थानों के जरिए, लेकिन उसकी पेशी के लिए फिर भी उनको अदालत जाना पड़ता था। तीसरे थाने में भी हमने एफआईआर कटवा दी। जब वो एफआईआर कटाई तो हम जब जिस थाने में वो जा रहा था कोर्ट में पेशी के लिए, जिन चेक बाउंस के सिलसिले में, वहीं से हमने उसको पकड़ा और थाने में डाला और थाने ले गए। थाने में ले जाने के बाद फिर पकड़ तो लिया है, फिर जाके उनको जब पता चला कि कभी किसी जगह रेस्टोरेंट से कोई बंदा आ रहा है और कभी किसी जगह से ओनर आ रहा है उसकी तरफदारी के लिए, तो उन्होंने उसको बड़ी अच्छी सहूलत की जगह पे बिठा दिया जाकर, और हम देखते ही रह गए कि ये क्या मामला हो रहा है। लेकिन बहरहाल हमें वकील हमारा बहुत अच्छा मिला हुआ था, उसको बहुत इन्होंने बदतमीजियाँ की और बहुत जगहों से पैसों की ऑफर्स दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बचत हुई, अल्लाह की तरफ से हमें बचत हुई।
और फिर उसके बाद भाईजान जेल गए। जेल में जब 15 दिन की उनको रहना पड़ा जेल में जाके, तो फिर उनके ख़ानदान से उनके चचा जो कि अरबपति आदमी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आज ये जेल से इनकी पेशी है, मैं फ़ला फ़ला बंदा बात कर रहा हूँ, शहर का काफ़ी मशहूर आदमी है। उन्होंने हमसे रब्ता किया कि भाई मैं फ़ला फ़ला बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप फ़ला फ़ला बात कर रहे हैं सुबह 7 बजे, मैं कैसे जानूँ क्या वो बात भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे क्या यकीन होगा कि आप फ़ला बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने मार्केट के अपने जो हमारे बी मार्केट के बहुत नामी गिरामी ब्रोकर हैं शाबान भाई, उनसे मैंने रब्ता किया कि ये फ़ला फ़ला बंदा मुझसे रब्ता कर रहा है, क्या ये वाकई XYZ जगह का ओनर है भी कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ जी ये ओनर है, और जब अगर ये ज़बान दे रहे हैं तो ये उसको ऑनर भी करेंगे। तो बहरहाल उनके जो चचा हैं, सगे चचा, उन्होंने वो मुझे एक पैसा मुझे मेरा वापस किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अल्लाह ताला अजर दे हर चीज़ का। उन्होंने मुझे एक रुपया पैसा वापस किया। लेकिन जिसकी खसलत होती है ना, जिसकी खसलत होती है, फिर मैंने सारी FIR सारी उनकी कैंसिल करवाई, ख़त्म करवा दी, उनको जेल से बाहर निकलवा दिया। लेकिन खसलत से तो बंदा बाज नहीं आता ना। आज वो लाहौर जाके चीटिंग कर रहा है। बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये कि अगर आज आपका कोई मकान DHA में फंसा हुआ है, परेशान है आप, तो फौरी तौर पर उसका केस करें। किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वकील का नंबर चाहिए तो मैं कंटोनमेंट के नंबर से आपको वकील का नंबर दूंगा, आप वकील से रब्ता कीजिए। किसी भी जगह से घबराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके पास चेक बाउंस रखे हुए नाम के, उसको रखें। और थर्ड, जिस रेट पे भी किराए की बात डील डन करें, उसी रेट पे एग्रीमेंट करें, पूरे पैसे शो करें, दो एग्रीमेंट कतन ना बनाएं। किसी भी वक्त कोई भी परेशानी आ सकती है, और आपका हक हलाल का पैसा है, इसे कभी ना छोड़ें, आपको मिल के ही रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर।